morning friends, welcome to fourth lecture of chemical reactions and equations। आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस के डिफरेंट टाइप्स की बात करने वाले हैं। बेसिकली जो आप लोगों को क्लास 10 में पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस 5 टाइप्स के पढ़ने हैं। कौन कौन उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड जो आपको पढ़ना है दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, चौथा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो सबसे लास्ट है आपका फिफ्थ वन वो है रेडॉक्स रिएक्शंस। यानी कि 5 टाइप्स को पढ़ना है हम लोग को इस क्लासेस में। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग 4 टाइप्स की बात करेंगे। कौन कौन? कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। रेडॉक्स रिएक्शन एक बहुत ही खास टॉपिक है, इसीलिए इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो तैयार करूंगा। ओके, तो चलते हैं सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। इस चारों को एक एक करके देखते हैं। आइए कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? कंबाइन करना या फिर ऐड होना। सिंपली कह सकते हो जुड़ जाना। नहीं, एक ऐसा रिएक्शन जहां पे 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे, ऐड होंगे और ऐड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराएंगे। वैसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी अ रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine to form a single product. Such reaction is called combination reaction. जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैं मान लेता हूं कि A और B रिएक्टेंट है। A और B रिएक्ट करके AB का फॉर्मेशन कराते हैं। ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, जहां पे 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा रहे हैं। और भी देख सकते हैं आप, जनरल फॉर्म में मैं बात कर रहा हूं, रिएक्शन का भी एग्जांपल दूंगा। मान लो ABC 3 रिएक्टेंट है, तीनों कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा दिया ABC, तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए इसके कुछ एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सबसे सिंपल एग्जांपल। जब आपका हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन करता है तो आपको वाटर का फॉर्मेशन होता है, एक लिक्विड। तो वाटर का फॉर्मेशन रिजल्ट है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के एडिशन का। यानी ये दोनों कंबाइन किया तब जाके आपको क्या फॉर्म किया? वाटर फॉर्म किया। आ रहा है बात समझ में? तो इस रिएक्शन को आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं या फिर आप इसको एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज एडिशन रिएक्शन। ओके, और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल। हाइड्रोजन गैस जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो जाके HCl का फॉर्म कराता है। यहां पर देखिए, हाइड्रोजन आपका एक रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट क्लोरीन है और 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराया। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए तो और भी एग्जांपल्स देखते हैं। तीसरा एग्जांपल देखिए, अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? CO2। कार्बन इज इन सॉलिड फॉर्म, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस स्टेट में। तो ये भी एक ऐसा रिएक्शन है जहां पे 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा रहे हैं। एक और इसको याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ। मैंने आपको ये बताया था रिएक्शन जब पढ़ा रहा था एक्सोथर्मिक, वहां पर भी कैल्शियम ऑक्साइड अगर वाटर के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां पर फॉर्म कर जाता है। अब आपसे मैं ये भी कहा था कि इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए आप एक चीज जरूर ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहां पे क्या? टेम्परेचर में बदलाव हो जाता है। यानी कि इस रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व होता है। क्या इवॉल्व होता है? हीट इवॉल्व होता है। इस रिएक्शन को आप कौन सा रिएक्शन बोल सकते हैं? एक्सोथर्मिक भी कह सकते हैं। कॉम्बिनेशन तो ये है ही, साथ ही साथ क्या है? एक्सोथर्मिक।
देखिए क्या होता है जब लोग घर पे पेंट करते हैं, पहले तो ये जान लो कि इस CaO को बोलते हैं क्विक लाइम और इसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। याद रखने का एक ट्रिक भी देख सकते हो, इस दोनों में जल्दी किसको आप लिख सकते हो? फास्ट राइटिंग अगर मैं बोलूं तो किसको लिखोगे? CaO को लिखोगे, इसलिए इसको याद रखना क्विक लाइम और इसको याद रखना स्लेक्ट लाइम के तौर पे। ओके, ये ट्रिक है छोटा सा। अब देखो क्या होगा जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है? एक सॉलिड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बनता है आपका? सॉलिड बनता है। आ रहा है बात समझ में? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है आपका, ये आपका लिक्विड है। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जो है वो रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड बनाता है स्लेक्ट लाइम इन सॉलिड फॉर्म, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इस दौरान काफी ज्यादा हीट रिलीज होता है। आ रहा है बात समझ में? कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो वो आपका क्विक लाइम कहलाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका स्लेक्ट लाइम है। इसको आप सिंपली व्हाइट पाउडर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं वो आप इसको? व्हाइट पाउडर। इसको आप व्हाइट पाउडर भी कहते हो। क्या होगा जब आप इसमें वाटर मिलाओगे इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, आ रहा बात समझ में, तो इसका एक सॉल्यूशन तैयार होगा, एक्वस सॉल्यूशन। इसमें और ज्यादा आप वाटर ऐड कराओगे तो इसका क्या तैयार हो जाएगा? एक एक्वस सॉल्यूशन, जिसको आप लिख सकोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस फॉर्म। आ रहा बात समझ में? और इसको क्या करते हो हम लोग? अपने घरों में दीवार पे लगा देते हैं। आ रहा बात समझ में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब वाटर का मान लो कि ज्यादा एडिशन हो जाता है तो वो व्हाइट पाउडर यानी वो जो सॉलिड फॉर्म है आपका वो कन्वर्ट कर जाता है एक सॉल्यूशन में, एक एक्वस फॉर्म में। फिर इसको जब आप अपने वॉल्स पे, घर के वॉल्स पे अप्लाई करते हो तो क्या होता है कि ये एक शाइनी अपीयरेंस देता है आपके वॉल्स को। इसको आप व्हाइट वॉशिंग भी कहते हो। तो आखिर ये शाइनी अपीयरेंस आता कहां से है? तो इस बात को समझो। जब आप इसको अप्लाई किए, आ रहा बात समझ में, अपने घर के वॉल्स में, तो ये जो है आपके घर के वॉल्स पे अप्लाइड हो चुका है। ये क्या करेगा? एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। आ रहा बात समझ में? और फॉर्म करा लेता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड होता है व्हाइट कलर का, ठीक है? किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। और यही आपके रूम के वॉल्स को एक शाइनी अपीयरेंस देता है। इसी के वजह से आपके रूम का जो वॉल्स होता है उसका अपीयरेंस शाइनी लगता है। चलिए एक दो एग्जांपल को और देख लेते हैं। लास्ट 5वां एग्जांपल देखिए। मान लीजिए अमोनिया है आपका NH3, ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है? तो क्या बनाता है? अमोनियम क्लोराइड। यहां पर भी क्या है? 2 रिएक्टेंट्स हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट है। सल्फर अगर रिएक्ट करता है आपका ऑक्सीजन के साथ तो SO2 बनाता है। ये भी आपका क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो SO3 बनाता है। ये भी क्या है? आपका एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इतने एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। दैट्स ऑल। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आइए देखते हैं दूसरे टाइप ऑफ रिएक्शन को, डीकम्पोजिशन रिएक्शन को। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट रिवर्स होगा, जस्ट उल्टा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है? उसमें क्या होता था कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आते थे तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता था। इसमें क्या होगा कि एक सिंगल रिएक्टेंट होगा। रिएक्टेंट कितना होगा? एक सिंगल। और ये सिंगल रिएक्टेंट जो होगा वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहां पर देखो, ए भी एक सिंगल रिएक्टेंट है, ये 2 प्रोडक्ट्स में टूट गया है। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल से इसको समझिए। अगर मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको हम हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट है। अगर इसको हीट करेंगे तो ये 2 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में क्या है कि एक सिंगल रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या है आपका? 2 प्रोडक्ट है, यानी एक सिंगल रिएक्टेंट हैज कन्वर्टेड इनटू 2 प्रोडक्ट्स। ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और भी एग्जांपल्स देखते हैं। वाटर है आपका, ठीक है? वाटर को आप क्या करो कि इलेक्ट्रिसिटी जब वाटर से पास कराओगे तो वाटर क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगा यहां से और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। बैलेंस आप सारे इक्वेशन को करते रहेंगे, ओके? तो वाटर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया गया तो वाटर क्या हुआ आपका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया।
और भी एक एग्जांपल देखिए, यहां से मैं एक थ्योरी इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं, सिल्वर क्लोराइड। ओके, इसको जब आप सनलाइट में रखोगे तो देखोगे आप कि सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा। तो देखो 3 तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और इस तीनों में एक बात कॉमन है। क्या कॉमन है? तोड़ने के लिए आपको एनर्जी लग रहा है, तीनों में डिकम्पोज कराने के लिए, स्प्लिट कराने के लिए एनर्जी लग रहा है। पहला वाला रिएक्शन देखो तो हीट के फॉर्म में लग रहा है, दूसरे वाले में इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में और तीसरे वाले में सनलाइट के फॉर्म में, है ना। तो तीनों में 3 तरीके का है। तीनों आधार पे आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर देते हो। एक ऐसा डिकम्पोजिशन होगा जहां पे सब्सटेंसेस को स्प्लिट करने के लिए आप हीट का यूज करोगे। एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा जहां पे आप सब्सटेंसेस को स्प्लिट करने के लिए, तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करोगे। एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा जहां पे आप सब्सटेंसेस को तोड़ने के लिए सनलाइट का यूज करोगे। तो चलिए इस तीनों आधार पे देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स। तो चलिए, हमने बताया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स होंगे, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके का एनर्जी आप यूज कर रहे हैं सब्सटेंसेस को स्प्लिट कराने के लिए। तो इस आधार पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स हो जाएंगे। नाम याद रखिएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पे आपका जो बोल सकते हो हीट एनर्जी का यूज आप करोगे सब्सटेंसेस को स्प्लिट कराने के लिए। ओके, दूसरा आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करोगे सब्सटेंसेस को तोड़ने के लिए, इसको आप सिंपली इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह सकते हो। तीसरा होगा आपका फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो मतलब क्या हो गया? फोटो मतलब जनरली बात होती है फोटोन से, मतलब लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी के द्वारा जब आपका सब्सटेंसेस को तोड़ा जाएगा तो उसको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रखेंगे। चलिए तीनों को एक एक करके देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, ताकि और ज्यादा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। देखिए, आयरन सल्फेट ले लो आप, FeSO4, इसको क्या करो आप, हीट करो। ठीक है, ये होता है आपका सॉलिड फॉर्म में। इसको अगर आप हीट करोगे तो आपको फेरिक ऑक्साइड बनेगा Fe2O3, फिर आपको बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये भी गैस है आपका और ये भी आपका क्या है, गैस है। इसको फेरिक ऑक्साइड क्यों बोलते हैं ये समझ लो, यहां पे इसको भी क्लियर करना जरूरी है। देखो, किसी किसी एलिमेंट का 2 चार्ज एग्जिस्ट करता है। जैसे आयरन की हम बात करते हैं तो आयरन का 2 चार्ज एग्जिस्ट करता है, एक +2 और एक +3। 2 स्टेट में आपको पाया जाता है। तो जो लोएस्ट स्टेट होता है, जो लोअर वाला है, आप उसको उसके अंत में आप अस लगा देते हो, OUS, और जो हाइयर वाला है उसके अंत में आप IC लगा देते हो, एक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लोगे तो आयरन का आपको +3 स्टेट दिखेगा, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हो, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका रहा एक एग्जाम्पल जहां पे आप हीट के प्रेजेंस में सब्सटेंस को क्या कर पाए, तोड़ पाए। ठीक है, फिर एक और एग्जाम्पल देखिए, लेड नाइट्रेट है। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, हीट करके तोड़ सकते हो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में। किसमें किसमें ये टूट जाएगा, लेड मोनोऑक्साइड में, ओके, फिर आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन। ये 3 चीजों में क्या होगा, टूट जाएगा। ये गैसियस फॉर्म में होता है, ये भी गैसियस फॉर्म में होता है। लेड मोनोऑक्साइड आपका सॉलिड फॉर्म में होता है और लेड नाइट्रेट भी क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में। इस रिएक्शन को आप ऑब्जर्व कैसे करोगे तो उसको भी जान लो। जो जो रिएक्शन मैं बता रहा हूं उसको जरूर आप लोग याद रख लीजिएगा, उसको ऑब्जर्व करने का तरीका। ये होता है आपका कलरलेस। ठीक है, आप इसको हीट किए तो इसका जो कलर हो जाता है वो हो जाता है येलो, लेड मोनोऑक्साइड का। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर सकते हो आप, इसका ब्राउन फ्यूम्स निकलता हुआ आपको दिखलाई देता है, कैसा, ब्राउन कलर का। ओके, और इसमें भी कलर चेंज आप याद रख सकते हो। FeSO4 का कलर कैसा होता है, अगर हम लोग डिस्कस किए होंगे कभी तो पता होगा आपको, या फिर आप लोग को खुद भी ये आइडिया होगा कि ये ग्रीन कलर का होगा, आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। और जब डिकम्पोजिशन आप कराते हो तो जो फेरिक ऑक्साइड बना है आपका, ये इसका जो कलर हो जाता है वो हो जाता है ब्राउन। तो आप लोग कलर चेंज से भी ऑब्जर्व
कर सकते हो। यहाँ पे आप कलर चेंज देखने को मिलेगा। आ रहा बात समझ में? तो ये है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन यूजिंग हीट, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे देख लेते हैं फोटो डीकम्पोजिशन को और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन को। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके सब्सटेंसेस को तोड़ना है। देखो NaCl है, नमक है, इसको आप क्या करो कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ, इससे सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है मान लो उसमें, ठीक है, और उससे तुम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो तो क्या होता है, सोडियम आपका अलग हो जाता है और क्लोरीन आपका क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से वाटर का भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि वाटर से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो तो वाटर का आपको जो कंपोनेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों आपको क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आया बात समझ में? तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और मैं बताया था आपको, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि आप लाइट एनर्जी का यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देखिए, बहुत सिंपल, सिल्वर क्लोराइड है, आप इसको सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ दो, ओके, आप देखोगे कि सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आ रहा बात समझ में? सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वो व्हाइट कलर का होता है। आ रहा बात समझ में? और इसका हम बात करें, जब सिल्वर आपका अलग हो जाएगा तो इसका कलर बिल्कुल व्हाइट ना हो करके आपको ग्रेइश व्हाइट दिखलाई देगा। कैसा? ग्रेइश व्हाइट। और क्लोरीन जो गैस होता है वो कैसा गैस होता है, तो याद रखिएगा, क्लोरीन गैस येलोइश ग्रीन कलर का होता है। यानी ये रिएक्शन जो होगा आपको, AgCl को जब आप सनलाइट में छोड़ोगे तो आप इसको ऑब्जर्व करने के लिए कलर चेंज आप देख सकते हो। पहले जो आपका कंपाउंड होगा AgCl, जो सॉलिड कंपाउंड होगा वो व्हाइट कलर का रहा होगा, ओके। रिएक्शन के बाद जब सनलाइट में आप छोड़ोगे उसको, तो जो आपका सिल्वर अलग होगा, यानी जो सॉलिड कंपाउंड आपका अलग होगा, उसका कलर ग्रेइश व्हाइट हो जाएगा, और जो गैस वहां से निकलेगा उसका कलर होगा येलोइश ग्रीन, ओके। तो आप इसको याद रख सकते हो। आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड टाइप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। देखो मान लो AB है और ये रिएक्ट कर रहा है C के साथ। यहां पे हम ये मानना है आपको कि A का जो रिएक्टिविटी है, या फिर A के बारे में आप बोलो तो A की जो क्षमता है या ताकत है वो C से क्या है, कम है। यानी C जो है वो आपका स्ट्रांग है A से, ठीक है। तो C क्या करता है कि A को उसके जगह से हटा देता है और खुद क्या होता है, वहां पे आके जुड़ जाता है और बन जाता है आपका CB+A। सपोज करो आप एक बेंच पे बैठे हो, ठीक है, 2 बच्चे आप बैठे हो, ठीक है, आपसे स्ट्रांग लड़का आ जाता है तो क्या करेगा, वो आपको अपने जगह से हटा सकता है। बट अगर वही जगह पे आपसे कोई वीक लड़का है, वो आपको धक्का देके कोशिश करेगा हटाने का, तो क्या आप हटोगे उस जगह से? नहीं हटोगे। तो इट विल ओनली हैपन इन द केस ऑफ मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ये तभी होगा जब जो हटाने वाला एलिमेंट होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल समझिए आप, अगर हम बात करते हैं CuSO4, कॉपर सल्फेट है, इसका रिएक्शन अगर हम कराते हैं आयरन के साथ, ठीक है, तो क्या होता है कि कॉपर का रिएक्टिविटी आयरन से क्या है, कम है, ठीक है। इसीलिए आयरन जो है वो कॉपर को क्या करता है, उसकी जगह से हटा देता है और बना लेता है FeSO4+Cu, ठीक है। आयरन जो होगा वो कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और खुद जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इसको ऑब्जर्व कैसे करोगे आप, तो ध्यान दीजिएगा, इसका कलर होता है ब्लू, ठीक है, और रिएक्शन के बाद जो आपका FeSO4 बना है इसका कलर हो जाता है ग्रीन। आ रहा बात समझ में? ये आपको किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में। ये आपको सॉलिड होता है, ये भी एक्वस हो गया, और ये भी कैसा है आपका, सॉलिड है, ठीक है। फिर एक और मैं बताता हूं आपको, इसी रिएक्शन को अगर हम इस तरह से करें, कोशिश कराने का, FeSO4+Cu, और पूछूंगा कि अब क्या कॉपर इसको हटा पाएगा, तो आप बोलोगे नो सर, ये नो रिएक्शन होगा। क्यों नो रिएक्शन होगा? क्योंकि कॉपर का रिएक्टिविटी आयरन से कम है। कॉपर स्ट्रांग नहीं है आयरन जितना, इसलिए वो आयरन को उसके जगह से हटा नहीं सकता। लेकिन वही अगर मैं बोलूंगा कि क्या आयरन को सोडियम हटा पाएगा, तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि सोडियम का रिएक्टिविटी क्या है, आयरन से ज्यादा है, ठीक है। इसलिए सोडियम आयरन को उसकी जगह से हटा देगा, बन जाएगा Na2SO4+Fe। Na2SO4 क्यों हुआ?
क्योंकि सोडियम का चार्ज होता है 1 और SO4 का होता है हाउ मच -2, Na2 और SO4 प्लस Fe। ये रिएक्शन हो गया क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा थी। 2 मिनट आप लोग ध्यान दीजिएगा रिएक्टिविटी सीरीज पे। तो चलिए ये रहा रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें आप ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा कि रिएक्टिविटी घटती जाएगी। जैसे अगर मैं पूछूंगा कि पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है या सोडियम की, तो आप बोलोगे पोटेशियम की, क्योंकि पोटेशियम ऊपर है। ठीक है, पोटेशियम से हाइड्रोजन तक आइएगा, आपका रिएक्टिविटी क्या होगा, घटता जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखिए वापस से जब आप हाइड्रोजन से इधर जाइएगा तो आपका रिएक्टिविटी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का तरीका मैंने बहुत सारा मतलब समझो तो देखा, तो वहां से मैंने बड़ा मुझे अच्छा लगा एक तरीका जिसको मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूं। ये भी मैंने कहीं देखा ही है, इट इज नॉट गिवन बाय मी, बट आप लोग इसको याद रख सकते हो। देखो के फॉर आप याद रख सकते हो केदार, NA फॉर नाथ, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हो गया यहां तक याद। फिर यहां से यहां तक के लिए क्या करेंगे, है कोट आपका, बस आप तक ही याद रखना है। A फॉर सिल्वर, A फॉर गोल्ड भी हो जाएगा क्योंकि AU से ही होता है गोल्ड, और P से हो जाएगा प्लेटिनम। आ रहा है बात समझ में? तो आप ये तरीका रख सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये केवल मेटल्स का है। फिर आपका ये सवाल आएगा कि हाइड्रोजन क्यों लिया है हमने, तो हाइड्रोजन हमने इसलिए लिया है क्योंकि हाइड्रोजन को एक रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। ठीक है, अगर मेटल्स का नहीं होता, जनरल होता, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा ये चीज कि एल्यूमिनियम और जिंक के बीच में कार्बन आता है, बात बाकी सेम रहेगा। और बात समझ में, कार्बन का जो रिएक्टिविटी होता है वो एल्यूमिनियम से कम पर जिंक से ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज को याद रख सकते हो और कोई सा भी रिएक्शन इस आधार पे कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको दूंगा सवाल इस तरीके का, ध्यान से देखना, AgNO3 प्लस कॉपर, तो आप क्या करोगे, पहले रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे। कॉपर क्या है, सिल्वर से ऊपर है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। क्या बनेगा, CuNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि कॉपर की चार्ज क्या है, +2 है और NO3 का 1 है, और Ag आपका क्या हो जाएगा, अलग। तो ऐसे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा सकते हो। देखते हैं आखिरी टाइप जो आज का आखिरी होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग कल देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं 2 कपल्स हैं, पति पत्नी का जोड़ा, एक AB है और एक CD है। ठीक है, मान लेते हैं कि दोनों का डाइवोर्स एक साथ हो गया, दोनों का डाइवोर्स एक साथ हो गया। ठीक है, अब ये जो A है B का हस्बैंड और ये जो C है D का हस्बैंड। ओके, B A का वाइफ है और D जो है वो C की वाइफ है। आ रहा है बात समझ में? बोथ द कपल्स का डाइवोर्स हो चुका है। अब क्या है कि A किसके साथ चला जा रहा है, D के साथ। A का जो नया मान लो कि रिलेशन बन रहा है वो D के साथ बन जाता है किसी कारणवश, और C का बन जाता है B के साथ। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ऐसा जहां पे होगा वहां पे बोलोगे डबल डिस्प्लेसमेंट, जहां पे एक्सचेंज होगा, जहां पर भी एक्सचेंज देखने को मिलेगा उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। आ रहा बात समझ में? इसको जब आप रिएक्ट कराओगे तो इसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, पॉजिटिव वाला पार्ट, और इसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये है, इसका नेगेटिव वाला पार्ट ये है, और इसका नेगेटिव वाला पार्ट ये है। ठीक है, अब ये बता दीजिए जरा कि पॉजिटिव वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, मालूम होगा आप लोगों को, कैटायनिक पार्ट बोलते हैं, और निगेटिव वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एनायनिक पार्ट। ओके, तो यहां पर जो Na+ है ये कैटायनिक पार्ट है, और इसका कैटायनिक पार्ट इसके एनायनिक के साथ चला जाएगा, और इसका कैटायनिक पार्ट इसके एनायनिक के साथ, यानी दोनों का जो पॉजिटिव और निगेटिव वाला पार्ट होगा वो एक्सचेंज हो जाएगा। पहले वाले का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव के साथ, और दूसरे वाले का पॉजिटिव पहले वाले के निगेटिव के साथ। ठीक है, तो सोडियम अगर क्लोरीन के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, NaCl, और बेरियम अगर जाएगा सल्फर के साथ, सॉरी सल्फेट के साथ, तो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट। और आप लोगों को मैंने बताया था प्रेसिपिटेट वाले रिएक्शन में कि बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट होता है, वो भी किस कलर का, व्हाइट कलर का। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखोगे। तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो काफी आसान है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट है आपके पास और ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम क्लोराइड के साथ। क्या होगा,
सबसे पहले कैटाइनिक और एनाइनिक पार्ट को अलग कर लीजिए। इसका कैटाइनिक पार्ट ये है, एनाइनिक पार्ट ये है। इसका पॉजिटिव पार्ट यानी कैटाइनिक पार्ट ये है और नेगेटिव पार्ट यानी एनाइनिक पार्ट ये है। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। Ag जाएगा Cl के साथ तो क्या बनेगा AgCl, और सोडियम जाएगा NO3 के साथ तो क्या बनेगा NaNO3। तो जब भी एक्सचेंज हो जाएगा वहां पे बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो यहां तक आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे।